इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे कवि हुए हैं, ऐसे महान लोग हुए हैं जिसे हम बोल ही नहीं सकते कि वो फला धर्म या फला जाति से थे। हम बस इतना ही बोल सकते हैं कि वो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। समरकंद, इनके परदादा समरकंद से आए थे। समरकंद एक देश का नाम है, वहाँ से यहाँ पर आए थे और यहाँ पर बस गए थे। लेकिन गालिब जो हैं वो अपने समय के सबसे, पूरी दुनिया के सबसे बड़े कवि बोल सकते हैं, सबसे बड़े शायर बोल सकते हैं, गालिब थे, सच्चे हिंदुस्तानी। ये ईद भी मनाते थे, ईद मनाए या न मनाए, ठीक है, लेकिन ये दिवाली मनाते थे, ये होली भी मनाते थे, ये हिंदुओं के सारे धर्म मनाते थे। भले ही ईद मनाए ना मनाए, इसलिए इनके जो दोस्त लोग थे इनको काफिर कहा करते थे कि देख लो, ईद नहीं मनाया है लेकिन दिवाली पर कितने पटाखे फोड़ रहा है, देख लो। खूब मिठाइयाँ खाते भी थे और बांटते भी थे। इनके दोस्त पूछते थे कि तुम मिठाई खाओगे, ये तो हिंदू का पर्व है, क्यों मिठाई कब से हिंदू और मुसलमान होने लगा। तो एक सच्चे हिंदुस्तानी जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, ये अपने समय के सबसे बड़े कवि या शायर थे गालिब। इन्होंने बनारस, जब ये बनारस पहुँचे, इनकी पेंशन रुक गई थी और पेंशन की इनको इतनी ज़रूरत थी क्योंकि इन्होंने वहाँ पर कोई था ही नहीं ऐसा जिससे इन्होंने कर्ज नहीं ले रखा था। सबसे इन्होंने कर्ज ले रखा था। क्यों? क्योंकि ये शराब पीते थे, ये जुआ खेलते थे। रोज रोज शराब पीना इनका काम था और रोज जुआ खेलना इनका काम था। रोज शराब पीते थे, रोज जुआ खेलते थे, लेकिन कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, लेकिन कभी किसी के सामने झुके नहीं, कभी किसी की झूठी बड़ाई नहीं की, ठीक है, हमेशा अपने उसूलों पर चले। इसलिए इन्होंने हर जगह सबसे कर्ज ले रखा था। तो जब एक दो केस हो गया इन पर, अब इनका घर जब्त होने वाला था, तब ये निकले अपने पेंशन के लिए। पेंशन के नाम पे ही सबसे कर्ज ले रहे थे और जब अंग्रेज आया तो देश में बहुत ज़्यादा दुर्गति थी, तो ये निकले पेंशन के लिए। और इनके बारे में अगर आप लोगों को ज़्यादा जानना है तो आप मिर्ज़ा गालिब करके सर्च कीजिएगा, तो 8 घंटे की फिल्म है, ठीक है। वैसे 5 घंटे का भी एक क्लिप है, पूरी फिल्म जो है वो 8 घंटे की है मिर्ज़ा गालिब के ऊपर। 5 घंटे का मैंने देखा है, आप लोग भी जाकर के देख सकते हैं। अगर आप शेर व शायरी के शौकीन हैं तो ज़रूर आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और वैसे अगर इनके बारे में और जानना है तो कादर खान ने मिर्ज़ा गालिब पर एक शो किया है, कादर खान ऑन मिर्ज़ा गालिब कीजिएगा, तो वो 1.5 घंटे का शो है। तो उसमें इनके द्वारा लिखे गए शायरी को बहुत अच्छे से बताया गया है, समझाया है इन्होंने, और आप देख सकते हैं वो, ठीक है। तो ये जो थे वो जब निकले तो बनारस के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है बनारस का, और वो संस्कृत में भी ट्रांसलेट हुआ है। वो बनारस के बारे में लिखे गए सबसे महत्वपूर्ण लेखों में से एक है। इनके द्वारा इनके द्वारा लिखे गए जो पत्र होते थे वो एकदम बोलचाल की भाषा में होते थे। इन्होंने पत्र लिखने की शैली को ही बदल दिया, इस तरीके से ये पत्र लिखते थे, ठीक है। तो ये बनारस जब पहुंचे तो इन्होंने बनारस का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। और ये इसलिए इनके दोस्त लोग इनको काफिर बोलते थे कि ये सच्चा मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये कहते थे हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, कि जन्नत की हकीकत मुझको मालूम है कि जन्नत में क्या होता है, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि दिल खुश रहे तो ठीक है, जन्नत जन्नत बोलते रहिए। ये कभी उदास नहीं होते थे, कभी रोते नहीं थे, ठीक है। और इनकी बीवी जब बोलती थी, ये बोलते थे कि मैं भी उदास होता हूँ, मैं भी रोता हूँ, तो इनकी बीवी ने कहा कि मैंने तो आपको कभी उदास नहीं देखा, रोते हुए नहीं देखा। तो इन्होंने कहा कि उनको देखे से जो आ जाती है दिल पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ऐसी बात नहीं थी कि ये खुदा को नहीं मानते थे या फिर ये अपने भगवान अल्लाह को नहीं मानते थे, ये बहुत मानते थे। लेकिन ये इनका कहना था कि मैं वो नहीं हूँ जो खुदा के सामने जाकर के गिड़गिड़ाए, भीख मांगे। मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ, मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला हूँ। तो मुझे गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख नहीं चाहिए उससे। मैं अपने दम पर जीने के काबिल हूँ, तो मैं क्यों किसी के सामने गिड़गिड़ाऊँ, ठीक है। ये कहते हैं कि न था कुछ
तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। इस दुनिया में जब मैं कुछ नहीं था, या फिर ये दुनिया ही नहीं थी, तब भी खुदा थी। न था कुछ, मैं जब कुछ नहीं था, लोग कहते हैं कि खुदा ने ही इंसान को धरती पर भेजा है, भगवान ने ही, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उन्हीं का अंश हैं। ईश्वर अल्लाह जो भी कहें, उन्हीं का ही अंश है। इंसान जो है वो उन्हीं का अंश है। तो जब मैं कुछ नहीं था तो मैं खुदा ही था। कुछ ना होता तो खुदा होता। अगर मैं कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता? खुदा ही होता। डूबोया मुझको होने ने, मैं जब हो गया, मैं जब गालिब बन गया, इंसान बन गया, तो मैं डूब गया। मैं तो खुदा न रहा ना, मैं तो इंसान बन गया। डूबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता, तब तो मैं खुदा ही होता। ठीक है, ये बहुत मजाकिया किस्म के भी थे। और इनकी सबसे खास बात ये थी कि ये एट द टाइम, जो उसी समय ये लिख देते थे, बोल देते थे। जो शायरी होती थी, जो भी कुछ भी होता था, वो उसी वक्त बोल देते थे। इनके द्वारा कलेक्ट किया गया जो इनकी शायरियाँ हैं या फिर जो भी हैं, वो सब बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि वो लिखते ही नहीं थे, वो बोल देते थे। जो लिख गया वो बचा हुआ है, जो कलेक्ट किया जा सका वो बच गया। लेकिन कई सारी ऐसी शायरियाँ हैं जो कलेक्ट नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये मजाकिया किस्म के भी थे। एक बार राजा के जो सबसे खास थे, ज़ौफ़ करके थे, वो राजा दरबारी शायर थे। वो जब जा रहे थे पालकी में बैठ करके, तो ये अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे शायद। तो इन्होंने उनका मजाक बनाते हुए बोला कि बना है शाह का मुजाहिब। मुजाहिब मतलब बड़े आदमी के बगल में बैठने वाला व्यक्ति। ठीक है, शाह मतलब राजा बहादुर शाह जफर। बना है शाह का मुजाहिब, फिरे है इतराता, इतरा करके फिर रहा है, देख लो। सब ने खूब मजाक उड़ाया उनका। जब वो पहुंचे तो उनकी कंप्लेन की गई, इनको बुलाया गया कि आपने ऐसी खिल्ली क्यों उड़ाई। तो इन्होंने कहा कि सर मैं तो ऐसी शायरी बोल रहा था। तो बोला कि ठीक है फिर सुनाइए। ठीक है, सुनाया जाए। अब इन्होंने तो कुछ बोला नहीं था, इन्होंने तो इनका मजाक उड़ाया था। तो इन्होंने वहाँ पर खुद से बना दिया, एक पूरी की पूरी गज़ल ही बना दी कि बना है शाह का मुजाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इन्होंने खुद से कहा कि मैं तो शाह का मुजाहिब हूँ, इसलिए इतरा करके फिर रहा हूँ, वरना मेरी क्या औकात है इस शहर में। तो बना है शाह का मुजाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू के। गालिब की क्या आबरू है? शाह से ही, राजा से ही गालिब की इज्जत है, आबरू है, इसकी औकात है। मतलब राजा की बड़ाई कर दी। ठीक है, सब शांत, एकदम वाह वाह करने लगे सब। और जब फिर ये कहते हैं कि ये जो ज़ौफ़ है वो खुद को बहुत बड़ा शायर समझता था, सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं था। ये कहते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये बात करने का क्या तरीका है कि तुम कहते हो कि तू क्या है, क्या चीज़ है तू। अब फिर ये कहते हैं अपने बारे में कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। मैं रगों में दौड़ूं उसके कायल नहीं हूं मैं, कि किसी के रगों में दौड़ता रहूं। जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, कि मैं जब आंख से न झलकूं, मेरी इज्जत जब आंख में न दिखाई दे, तो फिर लहू क्या है, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो गालिब एकदम ठाई पर ठाई बोलने वाले, मुंह पर बोलने वाले व्यक्ति थे, किसी की चापलूसी करने वाले नहीं थे। सच्चे देशभक्त, सच्चे हिंदुस्तानी थे। इन्होंने खुद के बारे में ही कहा है कि मैं उस बगीचे का फूल हूँ जो बगीचा अभी बना ही नहीं है, क्योंकि उस समय देश में बहुत ही मुश्किल हालात थे, बहुत ही मुश्किल हालात। अंग्रेज़ों का उतना अत्याचार बढ़ता जा रहा था, 1857 का विद्रोह सामने आ रहा था। और मतलब अंग्रेज़ों की तो शासन ही थी, फूट डालो और शासन करो, तो हिंदू और मुसलमान में लड़ाया जा रहा था। तो एकदम इस तरह का हिंदुस्तान था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां, दुख ही दुख, दर्द ही दर्द। तो ये कहते हैं कि मैं उस बगीचे का पक्षी नहीं हूँ, फूल नहीं हूँ जो अभी बना ही नहीं है, वो मैं उस हिंदुस्तान का फूल हूँ जो बनेगा आगे जा कर के, जिसमें सारे लोग, सारे धर्म के लोग एक होकर के मिलजुल करके रहेंगे। मैं उस हिंदुस्तान का फूल हूँ, मैं उस हिंदुस्तान का गालिब हूँ। गालिब ने जो शेर लिखे हैं वो अपने ज़माने के, इनके ज़माने के शेर नहीं है। ठीक है, ये आज के ज़माने में जब आप इनके शेर को पढ़िएगा तो वो आज के ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं।
भले ही ये अपने ज़माने में लिखे हों, लेकिन ऐसा लगता है कि ज़माना कोई भी बीत जाए, लेकिन गालिब के जो शेर हैं वो हर एक समय के लिए फिट बैठता है। तो चलिए, गालिब के बारे में ही एक सोनेट लिखा है त्रिलोचन जी ने। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये सोनेट हम लोग पढ़ते हैं, गालिब के बारे में लिखा है। 20 अगस्त 1917 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु नहीं दी गई है, मतलब ये अभी तक जिंदे हैं। जन्म स्थान जो है वो चिरानी पट्टी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। मूल नाम वासुदेव सिंह। शिक्षा जो है ये गांव दोस्तपुर वाराणसी में प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्रारंभ की पढ़ी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य रत्न, BHU बनारस यूनिवर्सिटी से MA अंग्रेजी में किया इन्होंने। सम्मान जो है उत्तर प्रदेश हिंदी समिति पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। कृतियाँ जो है इनके द्वारा लिखे गए जो किताब हैं वो काव्य संग्रह जो है वो है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत। देख लीजिए, आप लोगों का जो किताब है दिगंत, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई किताब है। उसी किताब का जो नाम है दिगंत, वो आपकी किताब का नाम दिया गया है दिगंत। दिगंत का मतलब होता है दिशा का अंत। जिस स्थान पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, दूर से जब देखिएगा तो ऐसा लगता है कि आसमान धरती से मिलता जा रहा है, तो वो जगह, वो जो जगह होता है जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी जगह को क्षितिज जिसको कहा जाता है, उसी को कहा जाता है दिगंत। ठीक है, तो आपकी किताब का अर्थ है दिगंत का अर्थ आपने समझ लिया। ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, अनकही भी कुछ कहानी है, फूल नाम है एक, सबका अपना आकाश, चैती, अमोला, मेरा घर इत्यादि। गद्य रचनाएं, कहानियाँ जो है वो देश काल कहानी संग्रह है। रोज नामचा, ये डायरी है। रोज नामचा डेली इन्होंने ये क्या करते थे। काव्य और अर्थबोध, आलोचना है। मुक्ति बोध की कविताएं, ये संपादन इन्होंने किया था इसका। त्रिलोचन जो है वो प्रगतिवाद या प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवाद या प्रगतिशील काव्यधारा क्या होता है? जो उस समय वर्तमान स्थिति में जो भी बुराइयां हैं उसके खिलाफ जो खुल करके बात करे, जो खुल करके उसका विरोध करे, वही प्रगतिवाद या प्रगतिशील काव्यधारा के कवि कहलाते हैं। ठीक है, इनके प्रमुख कवि जो हैं वो सुमित्रानंदन पंत को भी बोला जाता है। उनका पहला कविता संग्रह जो है वो धरती 1945 में प्रकाशित हुआ, जिसमें नए ढंग की कविताएं और गीत थे। त्रिलोचन ने अनेक काव्य शैलियों में रूपों में रचनाएं की हैं। गीत इन्होंने लिखा है, गज़ल लिखा है, रुबाइयाँ लिखी हैं, सोनेट लिखी है। 14 लाइन वाली जो कविताएं होती है उसको सोनेट कहा जाता है। छोटी और लंबी कविताएं लिखी हैं। काव्य रूपक और गद्य कविताएं लिखी हैं। गद्य कविता जो लंबी लंबी कविताएं होती हैं। हिंदी कविता में सोनेट के तो वो पर्याय ही माने जाते हैं। सोनेट का मतलब त्रिलोचन। प्रकृति, मानव जीवन तथा अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी, अंधविश्वास में डूबा रहने के बावजूद ये जो लोग हैं, ये प्रकृति, मानव जीवन, अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी और अंधविश्वास में डूबा रहने के बावजूद जो ये अपराजेय जिजीविषा है, जीने की जो इच्छा होती है लोगों की, इतनी सारी समस्याएं हैं फिर भी लोग जीना चाहते हैं, और अपराजेय जिजीविषा है। ये हारने वाली जिजीविषा नहीं है, जीने की इच्छा, ये जीतने वाली जीने की इच्छा है। और संघर्षों में जूझते हुए हिंदी भाषी समाज के अद्भुत चित्र उनके काव्य में मिलते हैं। जो हिंदी भाषी समाज, जो जूझता हुआ हिंदी भाषी समाज है, उसका चित्र इनके कविताओं में मिलते हैं। और ऐसे ही लेखक को प्रगतिवाद या प्रगतिशील काव्यधारा के कवि कहा जाता है। त्रिलोचन ने संस्कृत, हिंदी, उर्दू आदि की भारतीय साहित्य परंपरा का बहुत गहराई से अनुशीलन, मतलब नियमित अध्ययन किया है तथा उसे आत्मसात किया है, अपने आत्मा के साथ जोड़ा है, मिलाया है। यहाँ पर जो प्रस्तुत सोनेट है वो उनका प्रसिद्ध संकलन जो है, काव्य संकलन दिगंत, वहीं से लिया गया है। और इन्हीं की किताब दिगंत से भी आपकी किताब का नाम दिगंत लिया गया है। शीर्षक के अनुरूप इसमें वे उर्दू के महान कवि मिर्ज़ा गालिब को अपनों से अपना कहते हुए हिंदी जनता का जातीय कवि बताते हैं। वो भले ही फारसी में लिखे हों, उर्दू में लिखा गालिब ने, लेकिन हिंदी जनता का जातीय कवि मिर्ज़ा गालिब को इन्होंने बताया वो अपनों से अपने हैं, अपनों से भी अपने हैं। ठीक है, यहाँ गालिब का अंकन ऐसी सरलता, सादगी और ठेठपन से किया गया है कि उनकी शबीह में नैसर्गिक अपनापे के साथ पूरी परंपरा का अक्स झलकता है।
उनके छाया में, शबीह का मतलब होता है परछाई, उनकी परछाई में ये जो नैसर्गिक अपनापन है, ये जो पूर्णतया अपनापन है, उसकी पूरी परंपरा का अक्ष झांकता है। तत्वतः वही और एक ही अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ने वाला जीवन का साधक कवि है हमारा, क्या हिंदी क्या उर्दू। ये जो है मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो जीवन का साधक कवि हैं, वो क्या हिंदी क्या उर्दू, जीवन को साधने वाले कवि हैं। जिंदगी की कोई ऐसी पहलू ही नहीं है, इनके द्वारा लिखी गई शायरी जो है वो आपके मन की बात हो सकती है और पक्का होगी। ये दूसरों के मन की बात भी इन्होंने लिखा है और खुद के मन की बात भी उन्होंने लिखा है। मतलब जीवन की जो सच्चाई है, जो सबके साथ घटित होती है, इसको इन्होंने लिखा है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ने वाले कवि हैं मिर्ज़ा गालिब। अक्षर में, अक्षर मतलब अक्षर जो शब्द लिखा जाता है, और अक्षर का मतलब होता है जो कभी खत्म न हो सके। दो मतलब होता है अक्षर का, जो कभी क्षण न हो सके, खत्म न हो सके। तो अक्षर मतलब शब्द में जो कभी न खत्म हो सके, उसकी महिमा जोड़ने वाला, जीवन को साधने वाले कवि मिर्ज़ा गालिब हैं। क्या हिंदी के कवि और क्या उर्दू के कवि। ठीक है, तो इसको इन्होंने अपने से अपना कवि कहा है। यहाँ पर ये कहते हैं कि गालिब गैर नहीं है, ये मत समझना कि वो मुसलमान हैं तो गैर हो गए, या फिर वो दूसरे देश से उनके परदादा आए थे तो वो गैर हो गए, या फिर वो उन्होंने उर्दू में लिखा है तो वो गैर हो गए, पराये हो गए। नहीं, गालिब गैर नहीं है, अपनों से अपने हैं, अपनों से भी अपने हैं गालिब। गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है। गालिब ने जो लिखा है, मतलब बोली का मतलब सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं देखिए, लिखने का अंदाज देखिए, लिखने का तौर तरीका देखिए, सोच देखिए, सच्चाई देखिए, और बिना भेदभाव किए जो लिखा जाता है उसको देखिए। ठीक, तो गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है। नहीं बोला जाता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। वही बात है, गालिब की जाति धर्म उनकी भाषा मत देखिए। और उर्दू लोग कहते हैं कि उर्दू, इस फिल्म में आप देखिएगा, सुनिएगा, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया गया है कि लोग कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदुस्तान में उर्दू पैदा हुआ है। ठीक है, और वो कहाँ पे, इसी फिल्म में आप देखिएगा, अगर आपको टाइम मिले तो 5 घंटे की 8 घंटे की फिल्म है मिर्ज़ा गालिब, एक एक घंटा करके, आधा आधा घंटा करके देखिएगा तो आप आराम से 8 दिन में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी शायरी आपको देखने को मिलेगी उसमें। तो उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की भाषा है, वो मुसलमान की भाषा नहीं है। हाँ, बहुत सारे आप देख लीजिए, त्रिलोचन कौन से मुसलमान है, इन्होंने उर्दू पढ़ी है। बहुत सारे ऐसे आपको, जो भी कवि, जो भी साहित्य से जुड़े लोग हैं वो उर्दू पढ़ते ही हैं। तो अगर आपको कोई ये बोलता है कि उर्दू मुसलमान की भाषा है, बिल्कुल गलत है। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है और बहुत ही प्यारी भाषा है, एकदम तहजीब वाली भाषा है। तो गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है। नवीन आँखों में जो नवीन सपने हैं, हमारे नए नए आँखों में जो नए नए सपने हैं, वे गालिब के सपने हैं। गालिब ने ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की थी कि वो, उन्होंने कहा ही था कि मैं उस बगीचे का पंछी हूँ ही नहीं, वो बगीचा तो अभी बना ही नहीं है, मैं उस बगीचे का पंछी हूँ। तो हमारे आँखों में जिस हिंदुस्तान के सपने हैं वो गालिब के सपने हैं। गालिब ने खोली गांठ जटिल जीवन की, बात और वह बोली नपी तुली थी, हल्केपन का नाम नहीं था। जीवन की जो जटिल गांठ है, जीवन के हर एक गांठ को इन्होंने शायरी में खोला है, इन्होंने अपने लेख में खोला है, इन्होंने अपनी कविता में खोला है। और वो जो बात उन्होंने कही है वो एकदम नपी तुली बात थी, हल्केपन का नाम भी नहीं था बात में। जितनी भी बात थी वो एकदम दमदार वजनदार थी। सुख की आंखों ने दुख देखा और ठिठोली की यूं जी बहलाया। सुख की आंखों ने दुख देखा, गालिब ने बहुत दुख देखे, इनके कई संतान पैदा होने से पहले ही मर गए, कर्ज में डूबे रहे पूरी जिंदगी, और दारू पीने के इतने शौकीन थे कि मेरठ से गधे पर, वहाँ पर अंग्रेजी शराब मिलती थी, तो गधे पर लाद करके ये ले आए पूरा 4-5 कार्टून। इन्होंने दुख देखा, सुख की आंखों ने दुख देखा और ठिठोली की यूं जी बहलाया, और हंसी ठिठोली करते रहे पूरी जिंदगी भर और जी बहलाते रहे। बेशक दाम नहीं था उनकी अट्टी में, अट्टी मतलब होता है बटुआ, मतलब जो बटुआ होता है वो जिसमें पैसा रखते हैं, तो इनके अट्टी में पैसा नहीं था, दाम नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कर्ज में डूबे रहे पूरी ज़िंदगी,
दुनिया से काम नहीं था और दुनिया से कोई काम नहीं, अपने में मग्न रहना, अपने से मतलब रखना। लेकिन उसको सांस सांस पर तोल रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया को हर एक सांस पर ये तोल रहे थे, दुनिया कैसी है, समाज कैसा है, लोग कैसे, उनकी सोच कैसी है। अपना कहने को क्या था, धन धान नहीं था, अपना कहने को कुछ भी नहीं था इनके पास, न धन था न धान्य था, कुछ भी नहीं था, पैसा वैसा था ही नहीं। सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे, और जब जब ये मुंह खोलते थे सत्य ही बोलते थे, लोगों के मुंह पर सच बोलते थे। एक बार ये टकरा गए एक बुजुर्ग से, एक बूढ़े से, तो उन्होंने कहा इन्होंने कहा कि क्यों देख करके नहीं चल सकते, उसने कुछ बोल दिया इनको, तो इन्होंने कहा क्यों देख करके नहीं चल सकते, तो उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग से बात करने की तुम्हारी यही तमीज़ है। तो गालिब ने कहा, जब ये बच्चे थे तभी इन्होंने कहा कि आप बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग नहीं। व्यंग समझ रहे हैं, बूढ़े और बुजुर्ग होने में अंतर है। गालिब होकर रहे जीत कर दुनिया छोड़ी। गालिब का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है शक्तिशाली। तो पूरी ज़िंदगी भर किसी के सामने झुके नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, किसी की चापलूसी नहीं की, तो गालिब होकर रहे, एकदम शक्तिशाली होकर के रहे और जीत करके दुनिया छोड़ी। इन्होंने दुनिया को जीत करके छोड़ा। कवि थे, अक्षर में एक अक्षर की महिमा जोड़ी, और ये कवि थे और अक्षर में अक्षर की महिमा, इन्होंने शब्द में जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है उसकी इन्होंने महिमा जोड़ी है। और इनके द्वारा लेख कभी समाप्त नहीं होंगे, जिस समय में आप पढ़ेंगे वो आपको अपना ही लगेगा। तो त्रिलोचन ने सोनेट, बहुत सारे सोनेट लिखे हैं। इन्होंने तुलसीदास पर भी सोनेट लिखा है, देख लीजिए। तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो। कह सकते थे तुम सब कड़वी मीठी तीखी, प्रखर काल की धारा पर तुम जमे हुए हो। समय बीत गया लेकिन तुलसी बाबा अभी भी जिंदा हैं। और वृक्ष गिर गए, क्योंकि तुलसी बाबा जो है, तुलसीदास के बारे में मैंने जो चैप्टर पढ़ाई है, आप ही के किताब में है, तुलसीदास का जो चैप्टर है वो पढ़ी, उसमें मैंने तुलसी बाबा के बारे में अच्छे से मैंने समझाया है। तो प्रखर काल की धारा पर तुम जमे हुए हो और वृक्ष गिर गए मगर तुम थमे हुए हो। समय गिर गया, समय चला गया, लेकिन तुम थमे हुए हो। कभी राम से अपना कुछ नहीं दुराया छुपाया, देखा मैंने देखा तुम उनके चरणों में नमे हुए हो। विश्व बदर था हाथ तुम्हारे उक्त फुराया, तेज तुम्हारा था कि अमंगल वृक्ष झुराया। मंगल का तरु उगा देखकर उसकी छाया, विघ्न विपद के घन सर के मुंह नहीं चुराया। आठों पहर राम के रहे राम गुण गाया, यज्ञ रहा तप रहा तुम्हारा जीवन भूपर। भक्त हुए उठ गए राम से भी यूं ऊपर। इन्होंने बहुत सारे सोनेट लिखे हैं, 14 लाइन वाली कविताएं लिखी है। और आपको किस तरह प्रकार का वीडियो आप हमसे आशा करते हैं और कौन से चैप्टर का आपको अर्थ समझाया जाए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का रीच बढ़े। अभी रीच बहुत कम हो चुका है, तो वीडियो पर व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे तो हौसला बढ़ेगा, मैं और नया नया वीडियो आपके लिए लाऊंगा। और किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए कमेंट ज़रूर करें। और प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बिहार बोर्ड क्लास 6 से 12 तक का हर एक इंग्लिश का मिल जाएगा, आपको हर एक चैप्टर का बेस्ट एक्सप्लेनेशन, और 11-12 का हिंदी का भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो ज़रूर जाइए, देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।